हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे कॉमर्स के क्वेश्चंस की। 1000 सीरीज चल रही है ये। डेली हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स का शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, the demand curve for a product will shift outwards to the right। यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जब भी हमारा डिमांड कर्व बनता है किसी प्रोडक्ट का, तो उसका जो कर्व होता है वो राइट साइड बाहर की ओर निकलता है। वो कब निकलेगा? जब प्राइस हमारे जो सब्सिट्यूट गुड है उसका प्राइस बढ़ जाएंगे, कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी, कंज्यूमर एक्सपेक्ट करेगा कि फ्यूचर में प्राइस गिरें, या फिर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ फॉल, या फिर जो खुद उस प्राइस का प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो गिर जाएगा। बताइए। देखिए यहाँ पे डिमांड कर्व पूछी जा रही है कि वो बाहर की तरफ राइट साइड में क्यों शिफ्ट करेगी। तो वो तब शिफ्ट करेगी जब हमारा जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसका प्राइस जो है वो राइज हो जाएगा। जब वो बढ़ जाएगा तो हमारा क्या है, हम स्विच ओवर नहीं कर पाएंगे और हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, if the demand for good is relatively inelastic and its price rises, the revenue will। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जब भी किसी भी गुड की जो डिमांड है वो रिलेटिवली होती है प्राइस इनलास्टिक, यानी कि प्राइस की क्या होती है, अपोजिट होती है, तो उस प्राइस और उसका प्राइस बढ़ता है तो रेवेन्यू क्या रहेगा उसका। ऐसी कंडीशन में उसका रेवेन्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, राइज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलर। बताइए, हमारा मार्केट कब फेल हो जाता है? देखिए इसमें से नॉट पूछा जा रहा है, तो जो हमारा जो मेरिट गुड है वो फेल हो जाएगा बनने में, तो ये तो कंडीशन सही है। और जो पब्लिक गुड है वो भी प्रोड्यूस करने में फेल होगा, ये भी सही है, क्योंकि मार्केट में गुड ही नहीं होगा तो फिर उस मार्केट का पर्पस ही क्या रहा। और जो हमारा मैक्सिमाइज प्रॉफिट है वो भी अर्न नहीं होगा, ये भी सही है। जबकि इसमें नॉट पूछा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो हमारा एक जो अकाउंट है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें नॉट पूछा है। ठीक है, तो ये भी सही है कि जो हमारी जो एक्सटर्नलिटीज हैं वो भी फेल हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे नॉट नहीं पूछा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ये हमारा मार्केट फील्ड का काम नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप उस मार्केट से सिर्फ प्रॉफिट ही अर्न करें। ठीक है, अगर आप पैरेलल बेसिस पर भी उतना ही रेवेन्यू जनरेट करते हैं तब भी हमारा मार्केट सक्सेस है। सिर्फ प्रॉफिट करने से हमारा मार्केट सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, तो मार्केट फेलर की बात की जा रही है तो ये ऑप्शन मार्केट फेलर के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी फॉर्म ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। हेयर ड्रेसिंग, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, बैंकिंग या फॉरेस्ट्री। तो देखिए फॉरेस्ट्री जो है वो हमारी पहली प्राथमिक गतिविधि नहीं होगी, जबकि हेयर ड्रेसिंग, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, बैंकिंग ये सब फर्स्ट हमारे जो फर्स्ट हम प्राइमरी एक्टिविटी में हम लिस्ट बनाते हैं उसमें कंसिडर की जाती है। फॉरेस्ट्री नहीं होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है, ये सेकेंडरी का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, द प्राइस ऑफ गुड्स विल टेंड टू राइज इफ। The current price of above the equilibrium, the current price is below the equilibrium, the current quantity demand is less than the quantity supplied, और फोर्थ ऑप्शन है देयर इज अ रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी गुड्स का प्राइस है वो हमारा राइज होगा किस कंडीशन में।
देखिए, अगर हमारा गुड्स का प्राइस राइज होने की बात कर रहा है तो वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा जब हमारा जो करंट प्राइस है वो इक्विलिब्रियम के नीचे होगा, ठीक है, अब बिलो द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, productivity is measured by the growth on output of a firm, the growth on profit of a firm, total output upon total input, और फोर्थ है हमारा total amount of investment in capital goods। देखिए, प्रोडक्टिविटी मेजर करने की बात की जा रही है, तो प्रोडक्टिविटी तो हम तभी मेजर करेंगे जब हमें पता चलेगा कि हमने जितना इनपुट यूज़ किया है उससे हमारा आउटपुट कितना निकल कर आ रहा है, ठीक है। यानी टोटल हमने कितना उत्पादन किया, प्रोडक्टिविटी की, तो ये हो जाएगा टोटल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव बताना है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिस पर हम लार्ज लेवल पर सारी चीज़ें करते हैं। देखिए, डी करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे लार्ज लेवल पे एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन कम करने की बात कर रहे हैं और ग्रोथ रेट को स्टेबल करने की बात कर रहे हैं, सेटिस्फैक्ट्री रेट की बात कर रहे हैं कि हमारा ग्रोथ रेट अच्छा हो। तो ये सारे ही हमारे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो डी यहाँ पे करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट आर्ग्यूड दैट द पर्पस ऑफ बिजनेस वॉज टू मेक प्रॉफिट। यानी किसने सबसे पहले ये आर्ग्यू किया था कि हमारा बिजनेस का पर्पस होता है सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना। एनी आइडिया? राइट आंसर है ए, मिल्टन फ्राइडमैन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पीपीपी और P3 इनिशिएटिव रेफर्स टू। ये फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। सिंपल है इसका, बी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द PFI इनिशिएटिव रेफर्स टू। PFI का क्या मतलब होता है? PFI का मतलब होता है प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, द टर्म लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू। यानी कि लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या मतलब होता है? डिले करना इंडस्ट्रियलाइजेशन को, क्योंकि एनवायरनमेंट में खतरा हो रहा है, या फिर विकासशील देशों के सामने समस्या कि वे अमीर देशों के विकास के स्तर को पकड़ना चाहते हैं, या ये सोचना कि देशों को औद्योगिकरण के लिए बहुत देर हो चुकी है, या 4D ऑप्शन है हमारा, औद्योगिक दुनिया में एक पोस्ट कैसे दर्ज कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप एंटर कैसे करेंगे। देखिए, लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि आप कुछ कंट्रियों ने ये सोचती हैं कि उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी ग्लोबल मार्केट में एंटर करने में उन्होंने देरी कर दी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक इज रिगार्डेड एज हैविंग डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। कितनी बार क्वेश्चन आया है। ये डेवलप्ड थ्योरी किसने प्रोवाइड कराई थी बताइए। ये दी थी कंपैरेटिव एडवांटेज का जो कॉन्सेप्ट है डेविड रिकार्डो ने, ठीक है। नेक्स्ट है द परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो लॉन्ग रन में वो किस तरह का अर्न करती है प्रॉफिट। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो ये लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइसेस इज इक्वल टू। अब जो नेशनल इनकम है मार्केट प्राइस पर वो इक्वल किसके बराबर होगी।
देखिए, अगर मार्केट प्राइस पर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो ये हमेशा हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर होगी, यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर जो भी हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल कर आएगा ये उसके इक्वल होगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 15 देखिए, इफ देयर इज अ सिंगल बायर इट इज कॉल्ड, यानी कि सिर्फ एक ही बायर हो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोप्सोनी। बायर की बात की जा रही है, याद रखिए, सेलर की नहीं। देखिए, सिंगल बायर होता है उसे हम बोलते हैं मोनोप्सोनी। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है। अ फर्म इज हैविंग इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मीन्स it is having increasing cost, it is having constant cost, it is having decreasing cost, or none of the above। यानी कि अगर कोई भी फर्म पैमाने पर उसका रिटर्न बढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसका मतलब है कि जो उसकी जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रोडक्शन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हम प्रोडक्शन किस तरह मेजर करते हैं? डी हो जाएगा। टोटल बेसिस पर भी कर सकते हैं, मार्जिनल बेसिस पर भी और एवरेज बेसिस पर भी। कोई भी हम मेथड लेकर अपने प्रोडक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल हमारा कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। अब ये बताइए, विच इज नॉट कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक के पार्ट की बात करें यहाँ पर देखिए तो अकाउंटिंग थ्योरी नहीं आती। मैनेजमेंट में हमारे प्रॉफिट आ जाएगा, प्राइसिंग की बात करेंगे, प्रोडक्शन की बात करेंगे, इसलिए बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिमांड एनालिसिस इंक्लूड्स। डिमांड एनालिसिस में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है? ऑल ऑफ दी अबव राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम फोरकास्टिंग की भी बात करेंगे, इलास्टिसिटी की भी और इंडिफरेंस एनालिसिस करके भी। ठीक है। क्योंकि ये सारे हमारे डिमांड से रिलेटेड होते हैं। अब आप लॉ ऑफ डिमांड बताइए, क्या बताता है हमें लॉ ऑफ डिमांड? देखिए, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हम प्राइस और डिमांड की बात करते हैं, यानी कि प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड हमारी कम हो जाएगी और प्राइस कम होंगे तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है इसके इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज इज एन एक्सटेंशन सॉरी एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, बताइए। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट गुड्स, गिवन गुड्स, फ्यूचर स्कार्सिटी ऑफ गुड्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, ये तीनों ही हमारे एक्सेप्शन हैं। गिवन गुड्स की बात कर लें, फ्यूचर स्कार्सिटी की बात कर लें, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन की बात कर लें। ठीक है। यानी कि जो हमारा डिमांड लॉ बताता है ये उसके रिवर्स बात करते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिमांड बढ़ेगी तो हमारे प्राइस भी वो डिमांड अगर बढ़ रही है तो ये प्राइस हम कम होने के कारण है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है। तो ये बिल्कुल अलग बात बताते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, elasticity of demand is based on which of the following factors। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि डिमांड जो है, elasticity ऑफ डिमांड, उस पर कौन कौन से फैक्टर बेस्ड होते हैं।
ये सारे ही देखिए आंसर सही हैं, क्योंकि देखिए डिपेंड करता है कि हमारे कितने सब्स्टिट्यूट है। कम सब्स्टिट्यूट होंगे तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, प्राइस बढ़ रहा है तब भी डिमांड हमारी होगी, ठीक है। और अगर सब्स्टिट्यूट ज़्यादा है तो डिमांड सही है, हम उसी के हिसाब से काम करेंगे। जॉइंट डिमांड पर भी वही चीज़ चलती है, एंड प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द कमोडिटी, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। अब मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? देखिए, एक मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट की बात करें तो वो एनालाइजिंग पे काम करेगा, कंट्रोलिंग पे, प्लानिंग पे काम करेगा, लेकिन वो इंटरेस्ट को डिटरमाइन करने की बात नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ डिमांड। अब इसमें से कौन सा एक टाइप नहीं है डिमांड की? प्राइस, डिप्राइव्ड, सप्लाई या ज्वाइंट? सी हो जाएगा सप्लाई डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच इज नॉट द टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, टाइप्स ऑफ में बात करें तो प्राइस होती है, इनकम के बेसिस पर होती है, एडवर्टाइजमेंट के, लेकिन सप्लाई के बेसिस पर नहीं होती है डिमांड। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। होप यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। ये मोस्टली हमने डिमांड से लिए थे, और डिमांड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे क्वेश्चंस का रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा बार कीजिएगा। कोई भी डाउट हो डिमांड में तो आप पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।